नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं अविनाश मिश्रा के साथ हूँ। शोधार्थियों, किसी भी रचनाकार की कविता की रचनाधर्मिता पर जब जब बात करती हूँ, खुद भी समझती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ कि कविता है क्या, उसकी रचना प्रक्रिया क्या है, उसमें उपयोगी टूल्स क्या हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अन्य विधाओं से कविता को जब हम अलगाएं, कविता के ज़रूरी टूल्स को जब परखें, समझें, तो फिर समय के साक्षात को, आसपास के स्पंदन को, इर्द गिर्द के परिवेश को और समय और समाज को चिन्हना होगा। कविता अपने समय को भी चिन्हती है और समाज के स्पंदन को, धड़कन को महसूसती है। ये रचने के लिए कविता को सच्चा होना होगा। देखिए, कविता संवेदना से अधिक कुछ है। जब अधिक कुछ कह रही हूँ तो मतलब कि आपके अनुभवों की, आपके सुधियों स्मृतियों की प्रतिक्रिया है कविता। कविता सबके लिए एक समान रुचिकर हो ऐसा संभव नहीं, पर एक प्रश्नाकुलता, एक बेचैनी, एक बेकली को मैं कविता मानती हूँ। और कमोबेश वो अगर अपने श्रोता समाज में, अपने सहृदय समाज में, अपने पाठकों में छोड़ जाए वो प्रश्नाकुलता, वो बेचैनी, वो बेकली, तो वो सच्ची कविता है। तो कविता को पर्सनल नहीं होना होगा। जब वो पर्सनल से बाहर निकलेगी, स्व से समूह की यात्रा करेगी, तो कविता कालजयी होगी। और मैं इस YouTube चैनल में, क्योंकि कहना ज़रूरी है, मैं कालजयी रचनाओं को लेने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसलिए भी शोधार्थियों मैंने अविनाश मिश्रा को लिया। जैसे नाटक और कहानी की तरह कविता में भी मुझे एक कथा दिखती है, एक कथ्यात्मकता, मतलब एक कंटेंट का होना मुझे हमेशा लाजमी लगता है। क्योंकि कविता में जो त्वरा है या जो उसका प्रवाह है, गति है, उसमें जो तीव्रता है, मुखरता है, वो कथ्य से आता है। तो मैं कविता में कथा भी ढूंढती हूँ। शोधार्थियों, विशेष भूमिका न देते हुए मैं अपने इस सुप्रसिद्ध युवा कवि आलोचक अविनाश मिश्र से आपका परिचय करा दूं। प्रतिष्ठित प्रकाशन माध्यमों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं, चर्चित हैं। ये सुपरिचित कवि होने के साथ साथ साहित्य की अन्य विधाओं में भी पूरी सेवा दे रहे हैं। इनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। सदा नीरा के संपादक रहे हैं लंबे समय। साहित्यिक मासिक पाखी में भी एक लंबे समय कार्यरत रहे। अविनाश मिश्र के 2 कविता संग्रह आ चुके हैं, अज्ञातवास की कविताएं और 64 सूत्र 16 विमान। ये मुझे बहुत रोचक लगा, 64 सूत्र और 16 विमान, इस पर बात करूंगी अलग से। ये 2 संकलन इनके आ चुके हैं। ये वैसे कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में चर्चा में हैं आलोचना जगत में। इनका एक उपन्यास नए शेखर की जीवनी ये प्रकाशित है। और जैसा मैंने बताया शोधार्थियों आपको कि सदा नीरा और हिंदवी के भी संपादन में ये जुड़े हुए हैं। हिंदवी आजकल प्रामाणिक रचनाएं अगर कहीं ढूंढनी हो, मैं भी जब कुछ तलाशती हूँ तो हिंदवी पर सबसे पहले जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ प्रामाणिकता मिलती है, वहाँ कविताओं में कोई फेरबदल नहीं मिलता। तो बहुत हिंदवी को इस तरह से मैं प्रामाणिक मानती हूँ। हालांकि वे इंजीनियरिंग कर चुके हैं और DU गोरखपुर में अंग्रेज़ी में MA कर रहे हैं। अपनी कविताओं को बीट और रोमांटिक्स जनरेशन का संश्लेषण मानते हैं। अविनाश मिश्र खुद को कुंदेरा, गोएथे और मूसिल की परंपरा में पहचानते हैं। इससे पूर्व उनकी कविताएं बहुत सी समसामयिक पत्रिकाओं में, ज़रूरी पत्रिकाओं में, महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। और अविनाश मिश्र सक्रिय हैं लगातार साहित्य सेवा में, सृजन में, अपनी रचनात्मक यात्रा में लगातार हस्तक्षेप बनाए हुए हैं।
हम आज इनकी कुछ रचनाओं के साथ इनके सहयात्री होते हैं। फ़िलहाल ये अपने पहले उपन्यास पर भी काम कर रहे हैं। हम जब कविता को चीन्हें, अविनाश मिश्र की यात्रा को देखें, इससे पहले हमें जानना होगा कि उनका मिजाज कैसा है, उनकी कविताओं की बनावट और बुनावट। तो फॉर्मेटिंग पर कम बात करूंगी मैं, लेकिन कथ्य, जैसा कि मुझे पसंद है कविताओं में, वो बात छूट गई थी कि ज़रूरी टूल्स क्या हों। तो संवेदना तो हर रचनाकार एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है, तो संवेदना तो कविता में होती है, भावना नहीं। भावुक होकर कविता नहीं लिखी जानी चाहिए। सुधियाँ, स्मृतियाँ हमें समृद्ध करती हैं। और एक बहुत बड़ा पाथेय बनता है कि अनुभव, भोगे हुए सत्य को या किसी के भोगे हुए से साधारणीकरण हो जाए। ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव रचनाकार करता है कि जो दूसरों का भी भोगा सत्य है उसको भी अनुभूत सत्य बना ले। तो अविनाश मिश्रा को मैं इसमें भी पारंगत मानती हूँ। देखिए, कविता में विचार का भी होना, मैं हमेशा इसकी आग्रही रही हूँ कि कविता में विचार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवन में केवल बौद्धिकता का महत्व नहीं हो, हालांकि ये बढ़ रहा है, पर कविता में उसकी कविता चूँकि एक रचनात्मक साहित्य है, तो वैचारिकता अगर आती है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर हो जाता है और वो देर तक हमारे साथ रहती है, तो मैं इधर की कुछ कविताओं में वैचारिकता को इसलिए प्रधानता देती हूँ कि वो उसका दस्तावेजीकरण हो जाए और आने वाली नस्लों के लिए वो पाथेय के रूप में काम करे। तो एक तो अनुभव का दबाव, जैसा मैंने कहा कि ये 3 टूल्स मुझे हमेशा भाते हैं। अनुभव हो, संवेदना तो हो ही, और सुधियाँ हो, स्मृतियाँ हो। तो एक तो अनुभव का दबाव जिसमें ढलकर विचार कविता में फूटती है, और केवल बौद्धिक चिंतन से हमें बचना होगा। तो कविता केवल बौद्धिक चिंतन का नतीजा नहीं है, उसमें आवेश का काम कम होना चाहिए। आवेग हो, उसमें त्वरा हो, गति हो, लेकिन आवेश कम हो। मुझे मुक्तिबोध प्रिय हैं, और मुक्तिबोध की पंक्तियां आप देखेंगे, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। हम और हमारा समाज हर तरह के विध्वंस का साक्षी है। कविता में जीवन तलाशना या जीवन में कविता तलाशना, ये धीरे धीरे दूभर हो रहा है। ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, यानी कि दोनों में कोई फांक ना हो, जो मैं प्राय क्लासरूम में भी बताती हूँ कि जीवन और कविता में कोई फांक ना हो। तो हम जिस समाज में जी रहे हैं, वहाँ चुनौतियों से पहले लोग अवसरों की फिराक में हैं, अवसर चुन ले रहे हैं। ठीक, तो यही कारण है कि हम लगातार निराश, हताश, उदास और अपने आसपास को भी उसी हताशा के रंग में रंग रहे हैं, उसी युग में हम जी रहे हैं। तो जैसा हमारा आंतरिक जगत होगा, बाहरी जगत में भी जूझ, संघर्ष उस तरह से विद्यमान रहेगी। माने हम उसी निराशा, हताशा और उदासीनता से घिरे रहेंगे। तो कविता हो या जीवन हो, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि हम संघर्ष पर बात करें, हम जूझ पर बात करें, हम चुनौतियों पर बात करें, हम पलायन न करें, हम अवसरों की फिराक में न रहें। और जब हम पलायन पर अधिक सोचने लगेंगे, तभी बेबसी छाएगी कविता में भी और बाहरी जगत में भी, तभी उदासीनता छाएगी कविता में भी और बाहरी जगत में भी, और तभी जीवन और कविता में फांक दिखाई देगी। चलिए, बहुत बातचीत की हमने। सबसे पहले तो वो जो शीर्षक मुझे भा गया अविनाश मिश्रा का, और मुझे लगा कि मुझे तो ये कविताएं पढ़नी ही हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। 16 अभिमान, हालांकि ये मान है अविनाश मिश्र के लिए, मान मनौवल, हाँ, राग अनुराग, रंग राग अनुराग, तो जैसे डुबो देते हैं, भिगो देते हैं। श्रृंगार की तमाम उन संसाधनों, मतलब जैसे
जिसे हम ज़रूरी समझते हैं किसी भी श्रृंगार में रहने के लिए, स्त्रियों के सजने संवरने के लिए, उनकी साज सज्जा में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे सिंदूर है, बिंदिया है, इस तरह के कई चीज़ों को, काजल, नथ, कर्णफूल, गजरा, मंगलसूत्र, बाजूबंद, मेहंदी, चूड़ियाँ, अंगूठी, मेखला, पायल, बिछुए, इन सब पर अविनाश मिश्र की कुछ छोटी छोटी टुकड़ियाँ हैं और इसे इन्होंने 16 कहा है। बड़ा रोचक है शुद्धार्थियों, और मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ, ये तो आपसे साझा करूँगी। क्या वह बता सकता था कि अब तुम मेरी नहीं रही? लेकिन उसने ही बताया जब तुम मिली बहुत बरस बाद, और वह तुम्हारे साथ नहीं था, सिंदूर। यूँ तुम देखने में बुरे नहीं, उम्र भी तुम्हारी कुछ खास नहीं, बनावट से भी तुम्हारी रश्क होता है, लेकिन तुम्हें सब वक्त ढोया नहीं जा सकता जबकि तुम उसके इतने करीब हो, बेंदा। वह तुम्हारा कोई स्वप्न थी या अभिलाषा, या कोई आत्मगौरव, या वह कोई बाधा थी, सूर्य, चंद्रमा, नखत, समुद्र या पृथ्वी की तरह नहीं, एक रंग बूंद की तरह प्रतिष्ठित तुम्हारे भाल पर बिंदिया। तुम्हारी आंखों में बसा वह रात की तरह था, दिन की कालिमा को संभालता उसने मुझे डूबने नहीं दिया, कई बार बचाया। उसने मुझे डूबने नहीं दिया, कई बार बचाया। उसने मुझे कई बार, उसकी स्मृतियों ने, काजल। वह सही वक्त बताती हुई घड़ी है, चंद्रमा को उसमें कसा जा सकता है और समुद्र को भी। नथ बहुत बड़े थे वे और भारी भी। तुम्हारे कानों की सबसे नर्म जगह पर एक चुभन में फंसे झूलते हुए क्या वे दर्द भी देते थे? तुमसे फंसे तुम में झूलते हुए क्या बेतुका ख्याल है यह? क्या इनके बगैर तुम अधूरी थी? नहीं, आगे तो कई तकलीफें थीं। कर्णफूल, मैं तुम्हारे अधरों की अरुणाई नहीं, तुम्हारे नाखूनों पर चढ़ी गुलाबी चमक नहीं, तुम्हारे पैरों में लगा महावर नहीं, नाहक ही मैं पीछे आया। तुम्हारे केश अरण्य में गमकता अपनी ही सुगंध से अनजान, मैं तुम्हारा अंतरंग नहीं, गजरा। और ये आखिरी, वह वास्तविक निकष है या तय निष्कर्ष का, या मुझे अनाकर्षित करने की कोई क्षमता? मर्यादा उसका प्रकट गुण है और कामना तुम्हारा। मर्यादा उसका प्रकट गुण है और कामना तुम्हारा। मैं अगर कोई सूत्र हूँ तब मेरा मंगल तुम पर निर्भर है, तब मेरा मंगल तुम पर निर्भर है। मंगल सूत्र। वह आमंत्रित है, मैं भी, अन्य भी। प्रथम पुरुष के लिए वह अर्गला है, मध्यम के लिए आश्चर्य, अन्य के लिए आकांक्षा। बाजूबंद। इस असर से तुम्हारी हथेलियां कुछ भारी हो जाती थी, इतनी भारी कि तुम फिर और कुछ उठा नहीं सकती थी। इस असर के सूखने तक बहुत भारी था जीवन, समय बहुत निर्भर। मेहंदी, तुम्हें न देखूं तब भी बंधा चला आता था, बहुत मीठी और नाजुक थी उनकी खनक, छूते ही रेजा रेजा चूड़ियां। इसका मुहावरा ही और है, यह सबसे पहले आती है, शेष सब इसके बाद। एक भार की तरह, आत्मप्रचार की तरह इसमें उदारता भी स्वाभाविक होती है और उपेक्षा भी। यह जब भी चाहे उतार कर दी जा सकती है, उधार की तरह। अंगूठी मध्यमार्गी है ये, मध्य में मैं, मध्यमांगी तुम। मेखला, वह शोर और दर्द जो उठ रहा था उनसे नहीं, उनके बिछड़ जाने से उठ रहा था।
कितनी सोनी और कितनी अधूरी थी इस बिछुड़न में तुम्हारी चाल, बेताल, पायल। वे रहे होंगे, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। उनके बारे में जानना स्मृतियों में व्यवधान जैसा है, स्मृतियों में व्यवधान जैसा है। बिछुए। शोधार्थियों, आप ये देखें, ये जो 16 श्रृंखला, ये 16 जो टुकड़ियां हैं, बेहिसाब राग, रंग, अनुराग, प्रेम, लगन, मगन, अगन भी कहूँगी मैं इसे, लगाव और अपनाव सी रची बसी सराबोर। इनकी ऐसी परिभाषाएं, इनकी ऐसी व्याख्या मैंने कहीं नहीं देखी सुनी। ये कविताओं की टुकड़ियां नहीं हैं, इसे मैं महाराग के रूप में, एक बड़े कैनवास के रूप में देखती हूँ, जहाँ ये सभी सौंदर्य के जो उपादान हैं या साज सज्जा के जो ज़रूरी संसाधन हैं, इन्हें मैं संसाधन भी नहीं मानती। दरअसल ये साध रहे हैं और सध रहे हैं साथ साथ। ये प्रेमिका से जुड़े हुए जो कवि अपना भी राग रंग, उसका अनुभव, उसकी वो सुधियाँ जो उससे जुड़ी हुई हैं, उस पर ये फबती सजती बारीक से बारीक चीज़ों को वो नोटिस में लेते हैं, और यही कविता है। मेरे हिसाब से जो विवरण इकट्ठा करते हैं, जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं, मैं उन्हें तथ्य कहती हूँ कि दरअसल ये लॉजिक है, और इन चीज़ों को आंखों देखी, भोगी, सच्ची भोगी हुई, महसूसी हुई, स्मृतियों में लगातार बेचैन करती हुई, अनुभव से सींची हुई और आपके संवेदनात्मक धरातल पर पसरी हुई, सब तरफ फैली हुई है। अविनाश मिश्रा के चहुओर लबालब हैं वो, इससे सराबोर हैं, और ये कविता है। मैंने पहले ऐसी कविताएं, इस तरह से कविताएं नहीं पढ़ी। चूड़ियों पर, अंगूठियों पर, मेखले पर, पायल, बिछुए, कही गई हैं कविताएं, कुछ कविताएं कही गई होंगी निश्चित तौर पर, लेकिन मेरे अनुभव में मैंने जो देखा पढ़ा, हो सकता है मेरी समझ कम हो, लेकिन इस तरह से राग से जुड़ना, लगाव से जुड़ना, अपनाव से जुड़ना, और कहाँ कहाँ क्या छूट रहा है, टूट रहा है, छिटक रहा है, कहाँ कहाँ अंतराल आ गया है, लगाव किस तरह से संकुचित हो रहा है, किस तरह से वो चीज़ें बार बार कौंध कर जाती हैं स्मृतियों में, बार बार याद दिलाती हैं उस सुंदर दृश्य की, उस बड़े कैनवास की, और अलग अलग रंग की, जिसमें कवि पूरी तरह से निमग्न है, लगन है, मगन है, डूबा हुआ है। तो ये कविता इस ढंग से इसे छीन ही जानी चाहिए शोधार्थियों। अपनी तरह की एकदम अनूठी व्याख्या, जो निश्चित तौर पर कवि की कल्पना जगत की उस वितान को देखता है निश्चित तौर पर ये कविताएं, ये छोटी छोटी टुकड़ियाँ याद रखी जानी चाहिए। और आप जब समसामयिक कुछ पढ़ते हैं या अपने पाठ्यक्रम में कुछ पढ़ते हैं, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें आप तुलना कर सकते हैं विमर्शों के इस दौर में। ये भी एक विमर्श है, सौंदर्य का बोध, एक एस्थेटिक सेंस है ये, और इस एस्थेटिक सेंस को आप निश्चित तौर पर पकड़ पाएंगे एमफिल और पीएचडी करते शोधार्थी। दूसरी मेरी पसंद की कविता प्रतिभाएं अपनी ही आग में। कोई इलाहाबाद का था, यह उसके लिए बहुत था, कोई सिंह था, यह उसकी सबसे बड़ी योग्यता थी, वह उसे नाम के आगे लगाए या न लगाए, सब इस तरह अपने अपने जनपदी और जातीय वैभव में बहुत योग्य थे, जबकि बहुत सारी योग्य लोग सिर्फ इस वजह मार दिए जाते थे क्योंकि वे इनकार करते थे, अपनी पहचान कैसी हो, अपना अलग थलग दिखना, विशिष्टों में, शिष्टों में उच्छिष्ट की तरह, विशेष में
हर कोई विशेष होना चाहता है। शेष की तरह अविनाश मिश्र याद दिलाते हैं और मुझे यहाँ नागार्जुन बाबा याद आ जाते हैं। सब अपनी आग में हैं, अपनी चमक धमक में हैं, अपने ऑरा में हैं, और कहते हैं कि कोई अपनी ठसक बताता है कि मैं हिंदी जनपद का हूँ, कोई अपनी विशिष्टता इस तरह से आंकता है कि मैं अपनी ठाकुर सुहाती आंकता है, कोई इस तरह से आंकता है कि मैं इन विशिष्टों में कहलाता हूँ, मैं इन खास लोगों में हूँ। आम अदना होना कौन चाहता है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको सलाम। तो सफलता के इस भागम भाग में सार्थकता की बात कोई नहीं करता, मोटिव मीनिंगफुल होना कोई नहीं क्यों चाहता। और अविनाश मिश्र कहते हैं कि ये जातीय वैभव और ढोना, ये जातीयता, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता की जो विशिष्टता है, दरअसल ये योग्यता कहला रही है। और इससे असंतुष्ट हैं अविनाश मिश्र, इससे असहमत हैं अविनाश मिश्र। और मैं प्रायः हमेशा असंतोष और अतृप्ति और असहमति से कविता को जन्मता हुआ पाती हूँ। कविता के जन्मने की वजह मैं यहीं पाती हूँ। इस वजह से भी मुझे अविनाश मिश्र की यह कविता भाई और इसे मैंने लिया। अगली कविता है शादी के कार्ड। वो खुद चौंक जाएंगे कि किस तरह की कविताएं मैंने चुनी हैं। इस संसार में कई व्यक्तियों के जीवन में केवल शादी के कार्ड ही अच्छे होते हैं, लेकिन वे भी वक्त की चोट से धीरे धीरे एक जर्जर और मटमैली सी चीज़ होते जाते हैं। वे कहीं से भी आए हों, घर की एक उपेक्षित अलमारी में रख दिए जाते हैं, पूर्वजों के चित्रों, एल्युमिनियम के बर्तनों, तुलसी के बीजों, दीपकों, पंचांगों, पुस्तकों, पतंगों और लट्टुओं के साथ। जहाँ हम स्टोर कर चीज़ें रख देते हैं, संग्रह में कहीं रख देते हैं, तो ऐसे एक संग्रहालय में, ऐसे एक स्टोर रूम में दीपकों, पंचांगों, पुस्तकों, पतंगों, लट्टुओं के साथ उन्हें नष्ट करना अपशगुन समझा जाता है। शादी के कार्ड भी संभाल कर सहेज कर रखे जाते हैं, जबकि इस कृत्य से बहुत बड़े बड़े उजड़ने और उजाड़ने के खेल शगुन बनकर चलन में उपस्थित रहते हैं। समय व समाज के अनवंचित शुभाशुभ कार्यक्रमों में समय समर में असंख्य शीर्षक एक संग परिणय में गुथे हुए। श्री गणेशाय नमः और वक्रतुंड महाकाय की अनिवार्यता में बुजुर्ग दर्शनाभिलाषी और स्वागत उत्सुक बच्चे, प्रीतिभोज के स्वाद से जुड़ी हुई मधुर और कड़वी स्मृतियाँ और वह संगीत, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, और इसका विस्तार अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का। लेकिन यह रोमांटिसिज्म सब संसर्गों में संभव नहीं होता। जो अभी और भद्दी होंगी, वे भद्दी लड़कियां भी बड़ी आकर्षक लगती हैं। काली करतूतों वाले व्यसनी पुरुष चेहरे भी मर्यादा पुरुषोत्तम से जान पड़ते हैं प्रथम भेंटों में। लेकिन मेरे इस अद्भुत राष्ट्र में परंपरा है कि बस ठीक है, यहाँ असंख्य प्रसंगों और प्रचलनों में तर्क की गुंजाइश नहीं। विवाह को मार्क्स और एंगल्स ने संस्थाबद्ध वेश्यावृत्ति कहा है, लेकिन जैसा कि ज्ञात है, भारतीय परिवेश में ही नहीं अपितु अखिल विश्व में अब तक इन दोनों महानुभावों का कहा हुआ काफी कुछ गलत सिद्ध हुआ है। वैसे ही यह घृणित कथन भी प्रेम काव्य है और विवाह साधारण गद्य। प्रेम काव्य है और विवाह साधारण गद्य, ऐसा कहीं ओशो ने कहा है, लेकिन यह कथन स्वयं वैसे ही साधारण हो गया जैसे एक भाषा की कुछ सामयिक लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित काव्य। फिलहाल तलाक 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 और दहेज प्रताड़नाएं व हत्याएं और कन्या भ्रूण हत्याएं और कई स्थानीयताओं और जातियों में पुरुषों की तुलना में घटता महिला अनुपात और घरेलू अत्याचार और स्वयंवरों में का बाजार और लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिकता और स्त्री विमर्श और महंगाई। आप देख रहे हैं अविनाश मिश्र की कविताओं में आंकड़े हैं, तथ्य हैं, कथाएं हैं, जैसे घटनाएं हैं, बहुत सारी स्थितियों परिस्थितियों का जाल है और मुद्दे हैं। मुझे कविताओं में इश्यूज, मुद्दे, सामाजिक मुद्दे
प्रॉब्लम एरियाज बहुत भाते हैं और इन कविताओं में भी मुद्दे हैं। लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता और स्त्री विमर्श और महंगाई और भी कई सारी बुराइयों के बावजूद शादी के कार्ड हैं कि आते ही जाते हैं बराबर बदस्तूर। मेरे घर नई नई जगहों पर मुझे न्योता देते हुए बेहतरीन कविताएं। बहुत शुभकामनाएं अविनाश मिश्र, बहुत बहुत शुक्रिया।